वेलकम इन माय चैनल। बेटा हम देख रहे हैं क्लास 11th की मैथ एंड एक्सरसाइज 3.4। बेटा जो आपकी एक्सरसाइज है ये आपकी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो आप सीखोगे आज, मुख्य हल और व्यापक हल, इसका यूज़ जो है आगे इंटर में जब आप मैथ पढ़ोगे तो उसमें जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ोगे तो उसमें ये आपकी काफ़ी यूज़ आने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं एक्सरसाइज, और आपका शुरुआत से आखिरी तक आप वीडियो देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जिसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। चलिए बेटा देखते हैं। आपको जो क्वेश्चन दिया है निम्न समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात करो। तो ये समीकरण होता क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होती है वो बनती कैसे है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ में अगर दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऐड हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो तो वो आपकी बन जाती है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति समीकरण या ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। जैसे कि tan x = √3 दिया है या sin x = cos x, इस टाइप से आपको कुछ भी दिया है। ठीक है, तो बेटा ये जो आपके हल सॉल्यूशन होते हैं, मुख्य हल और व्यापक हल, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब समीकरण को हल करने के दो तरीके बेटा होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य हल। क्या बोलते हैं बेटा? मुख्य हल। और दूसरा बेटा आपका होता है, सबसे पहला प्रिंसिपल होता है और दूसरा आपका होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बेटा आप बोलते हो व्यापक हल या सामान्य हल, जिसको आप जानते हो व्यापक हल के नाम से। इसी को बेटा हम सामान्य, जनरल में सामान्य हल भी बोलते हैं, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब मुख्य हल या मुख्य मान जो आपको निकालना है। तो ये निकालते कैसे हैं, क्या करते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है यानी मुख्य हल होता है, वो कैसे होता है, क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो ये मुख्य मान हमें निकालना होता है ये 0 से लेकर 2 पाई के बीच होते हैं। कहाँ से? 0 से 2 पाई। आप जानते हो 0 से 2 पाई में क्या आता है, आपका आ जाता है चतुर्थांश, जो कि 0 से स्टार्टिंग होकर 360 यानी कि 2 पाई तक गया, जिसको रेडियन में 2 पाई बोलते हैं, और अगर एंगल देखोगे आप तो 360 डिग्री तक जाता है। यानी कि जो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, मुख्य हल के मान निकल कर आएंगे, वो बेटा 0 से 2 पाई के बीच में ही होने चाहिए, अन्यथा आपका रॉन्ग क्वेश्चन, उसका जो आंसर निकला वो रॉन्ग निकल के आया। ठीक है, तो जो आपका मुख्य हल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 2 पाई के बीच होता है। अब देख लेते हैं कैसे। अगर बेटा आपका दिया हुआ है sin x = 1/√2, मान लीजिए दिया है sin x = 1/√2 या 1/√3/2, कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि sin x = 1/√2 कब होता है, किस में, कहाँ पर होता है। आपको पहले एक नॉर्मली इसका मान मालूम है कि 1/√2 कब होता है साइन में। sin x = sin किसकी वैल्यू होती है, 1/√2, sin 45 डिग्री की वैल्यू। तो बेटा इसमें sin 45 डिग्री नहीं लिखेंगे। इन क्वेश्चंस में जब हम लिखते हैं उसका सॉल्यूशन हल लिखते हैं तो पाई से डिनोट करते हैं, यानी कि जो आपका 45 डिग्री आया है इसको पाई में कन्वर्ट करके आप क्या लिखोगे, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अगर आप इसमें अपॉन 4 कर देते हो, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, ये आपका निकल के आ गया 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको आप लिख सकते हो sin π/4, जहाँ पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। तो बेटा sin x = sin π/4 कब, जब हमने 1/√2 वैल्यू ली sin x की। तो बेटा x = कितना आ गया, π/4। अब इसमें एक चीज़ बेटा और देखनी होती है कि जो भी मुख्य हल होते हैं उसमें 2 वैल्यूज़ निकलती हैं। देख लेते हैं कैसे। बेटा sin x जो होता है 1/√2 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू किस में आती है, साइन की
पॉजिटिव वैल्यू पहले चतुर्थांश में आती है, ASTC से देखेंगे, और दूसरे चतुर्थांश में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। किसमें? दूसरे चतुर्थांश में। तो बेटा पहले चतुर्थांश की वैल्यू तो आपकी π/4 निकल आई। अब इसी को आप जब दूसरे चतुर्थांश में करोगे, सेकंड में ले जाओगे, तो इसको क्या कर सकते हो आप, ध्यान देना। इसको बेटा आप लिख सकते हो sin x इक्वल टू साइन π/4, यानी कि कोई भी वैल्यू साइन की अगर होती है, सेकंड चतुर्थांश में क्या जाता है, 90 प्लस जाता है और 180 माइनस। एक चीज़ और ध्यान देना, जब कभी भी आप वैल्यू निकालोगे, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे, तो 180 डिग्री के मान लेने होंगे या 360। क्यों? इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके चेंज नहीं होते हैं, तो साइन की वैल्यू पाई में यानी कि 180 में चेंज नहीं होगी, साइन ही रहेगी। तो बेटा साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई, इसमें क्या होता है, पाई प्लस बेटा या पाई माइनस, इसमें आपका जाता है 180 माइनस थीटा। तो बेटा 180 माइनस थीटा जो होता है, तो आपका क्या हो गया, पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस π/4। इसको हल करोगे अगर, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि वापस आपको इसकी वैल्यू यही मिलेगी, साइन π/4। किससे? समीकरण 1 मान के चलो। तो समीकरण 1 ही तो हमने पूरा लिया है। कौन सा लिया? समीकरण 1 लिया, जिसमें साइन एक्स इक्वल टू साइन π/4। इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, साइन π/4। तो बेटा अगर इसको अलग से सॉल्व करोगे तो 4, इसमें जब आप एलसीएम ले लोगे तो कितना बचेगा, 4 पाई माइनस पाई। तो बेटा 4 पाई से पाई माइनस हुआ, कितना बचा, साइन 3π/4। क्लियर? तो बेटा इसमें से आपकी साइन एक्स इक्वल टू आ गया साइन 3π/4, यानी एक तो एक्स की वैल्यू आपकी मिली थी क्या, एक एक्स की वैल्यू आपकी थी π/4 एंड दूसरी एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 3π/4। कितनी मिल गई, 3π/4, यानी π/4 एंड 3π/4। तो मुख्य हल में जो इसका मुख्य मान निकला साइन का, क्या क्या निकला बेटा, x इक्वल टू π/4 एंड 3π/4। तो ये तो बेटा आपका हो गया मुख्य हल। जब आप निकालोगे तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में उसके दो मुख्य हल निकलेंगे, दो मान निकलेंगे। इतना क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसका व्यापक हल हम कैसे निकालते हैं और क्या करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। बेटा अभी आपने क्या देखा था, मुख्य हल देखा था, ठीक है, जो आपका 0 से लेकर 2π तक था। अब बेटा जैसे आपका आ जाए, अब आपकी जो व्यापक हल में वैल्यूज होती है वो कहाँ से रखी जाती है, किससे रखी जाती है। ये जो आपके व्यापक हल दिए, साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू nπ लगाते हैं, जब cos x इक्वल टू 0 होता है तो ये लगाते हैं, और जब sin x इक्वल टू sin y दिया होता है तो ये लगाते हैं। तो आप सोच रहे हो अब ये क्या है और ये आप कैसे समझोगे, तो उसके लिए ध्यान दो बेटा, जो आपकी वैल्यू 0 से 2π तक थी वो तो आपके मुख्य हल में चली गई बेटा। अब जैसे कि आपका ये आया, ये आपका साइन का हम ग्राफ बना रहे हैं बेटा, हमने मान लो पहला ले लिया आपका साइन एक्स इक्वल टू 0। ध्यान देना, अब ये बताओ साइन एक्स मतलब साइन में 0 वैल्यू कहाँ कहाँ पर होती है, 0 डिग्री पे। साइन 0 कब कब होता है, 0 डिग्री पे साइन मतलब 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 डिग्री की। साइन 180 डिग्री जिसको हम क्या बोलते हैं, पाई, यानी पाई पे आपका 0 हो गया। 360 डिग्री यानी कि 2π पे 0 हो गया। 3π यानी 3 × 180, पाई की जगह 180 रखेंगे। अब अगर इस साइड आएंगे तो -π पर भी तो 0 वैल्यू ही मिलेगी। साइन 0 कब मिलेगा, मतलब 0 वैल्यू कब आएगी, जब हम साइन π रखेंगे। साइन -π पे भी 0 मिलेगा और साइन π पे भी 0 मिलेगा। तो इसी को, ये जितने x के इतने सारे हल होते हैं, इनको ऐसे अगर मतलब ऐसे इसके अंदर किसी चीज के अंदर रखना है जिसमें ये सब व्यक्त किए जा सके, तो उसको उन्होंने व्यापक हल का नाम दे दिया। अब यहाँ पर n जो आपका होता है वो रिलेटेड
वैल्यू में। अब इंटीजर्स वैल्यू आपकी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों आ जाती हैं, यानी इंटीजर्स वैल्यू में अगर आपने 0 रखा यानी पाई का मान 0 हो गया, ठीक है। 1 रखा तो पाई, 2 रखा आपने तो 2 पाई, यानी 0 कब कब होता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई। तो उसी को उन्होंने n से डिनोट कर दिया, किसको, इंटीजर्स वैल्यू को। तो उसी से sin x इक्वल टू 0 आपका व्यापक हल का जो फॉर्मूला बन गया x इक्वल टू n पाई। क्लियर। अब आपका कहाँ से आया, cos x इक्वल टू 0, और उसके लिए ये फॉर्मूला उन्होंने बनाया। तो बेटा ये बताओ cos x मतलब 0 वैल्यू cos पे कहाँ पर होती है, ध्यान दो। cos का बेटा ये ग्राफ नहीं बनता है, आपका जो cos का ग्राफ बनेगा वो ऐसे करके बनेगा और आपकी जो रेखा जाएगी वो यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो 0 आपका आता है वो कहाँ पर आता है, π/2 पे, 3π/2। π/2 क्या है, π/2 का मतलब 180/2 यानी 90 डिग्री। अब इसको हम ग्राफ से नहीं बता रहे हैं बेटा, ऐसे ही बता रहे हैं, समझो कैसे। अब आपका दिया है cos x इक्वल टू 0 जब होगा तो x इक्वल टू आपका बेटा दिया है 2n प्लस 1 एंड π/2। अब ध्यान देना बेटा, n सभी में आपकी जो है, इन सब में जो n है वो बिलोंग करेगा इंटीजर्स वैल्यू को, ठीक है। अगर ये π/2 अंदर लाएंगे तो 2n इंटू π/2 और प्लस π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया बेटा आपका n पाई प्लस π/2। अब हम वैल्यू कौन सी ले रहे हैं, x की 0 ले रहे हैं। जब 0 पे चलेंगे तो n के स्थान पर सारे इंटीजर्स वैल्यू, यानी हमने जब 0 रखा बेटा तब कितना आया, π/2। ध्यान देना। अब जब हमने 0 के स्थान पर 1 ले लिया बेटा, 1 तो पाई प्लस π/2। जब 0 लिया तब ये आया, जब 1 लिया तो क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे 2 पाई प्लस पाई 3 π/2। इसके आगे जब हम 2 लेंगे n के स्थान पर 5 π/2। क्लियर। यानी कि जो 0 वैल्यू होती है वो cos में π/2 3 प्लस माइनस 3 π/2 प्लस माइनस 5 π/2, यानी कि इसको डिनोट करने के लिए इन्होंने ये फॉर्मूला बनाया। क्या, जब cos x इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। कहाँ से आया, ऐसे आया, ठीक है। व्यापक हल में सारे वैल्यूज को लेकर चलना है हमको। अब देखते हैं tan x इक्वल टू 0 पर। तो बेटा tan 0 कब होता है, किस पे होता है, सेम जिस पे साइन आपका होता है, यानी कि पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, तो इन सब में आपकी 0 वैल्यू होती है, तो इसीलिए x इक्वल टू आपका हो गया n पाई। इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं ये जो आए ये कहाँ से आए। अब इसमें बेटा दिया है sin x इक्वल टू साइन y। क्या दिया है, जब sin x इक्वल टू साइन y होगा तो x इक्वल टू ये लगेगा, तो ये कैसे आया, कहाँ से आया, क्या करना है देख लेते हैं बेटा ध्यान से। पहले हम लेके चलते हैं आपका sin x इक्वल टू साइन y। जब ये होगा तो हमें ये फॉर्मूला लाना है, कैसे लाएंगे ध्यान देते हैं। sin x बेटा ये जो आपका sin y दूसरे साइड इक्वल में है, यानी इधर साइड आएगा तो निगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस sin y इक्वल टू में बेटा हो गया 0। अब इसमें देखो बेटा आपका कोई फॉर्मूला यूज होगा, sin c माइनस sin d। इन्हीं एक्सरसाइज में आप पहले पढ़ चुके हो बेटा। sin c माइनस sin d इक्वल टू क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। बेटा ये फॉर्मूले हम ट्रिक के साथ आपको बता चुके हैं, ठीक है। ट्रिक के साथ आपको मैंने ये फॉर्मूला बता दिया है। साइन सीधा साधा, जब निगेटिव घाटे में जाएगा तो cos पहले आ जाएगा, साइन बाद में जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में
आप पुट करेंगे तो कितना होगा 2 cos, c और d की जगह पर x और y चल रहा है, यानी x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू में बेटा आपका 0। इतना क्लियर हुआ? अब देखते हैं 2 तो 0 के साइड चला गया, 0 बन गया। अब एक एक फंक्शन को 0 के इक्वल करते हैं, क्यों? बीच में बेटा इनटू लगा है, इसको लेंगे बाकी सब उस साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, अगर इसको लेंगे बाकी उस साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि इससे आपका निकल के आएगा क्या क्या, एक तो निकल के आएगा cos x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0, और दूसरा बेटा आपका निकल के आएगा साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। इतना बेटा क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं। तो बेटा cos x प्लस वाई अपॉन 2, ये बेटा cos 0 की वैल्यू, जब cos x 0 होगा, x 0 होगा तो x इक्वल टू आपको क्या लेना है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू, इसकी जगह हम ये लेंगे जब हमने cos को हटाया, यानी कि 2n प्लस 1 एंड पाई बाई 2। अब इसमें 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा कितना x प्लस वाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, x इक्वल टू कितना बच गया 2n प्लस 1 पाई एंड माइनस का 1। क्लियर? अब साइन के साइड देख लो बेटा, x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू बेटा 0, साइन x इक्वल टू 0 होगा तो क्या लेना है n पाई लेना है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई होगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस y। यहाँ से x की वैल्यू हमें ये मिली और यहाँ पर x की वैल्यू हमें ये मिली। अब इसमें अगर हम n के स्थान पर इंटीजर्स वैल्यू को पुट करें, 1 अगर रखेंगे, इस साइड आपकी कौन सी संख्या मिलेगी विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर, और इस साइड अगर इंटीजर्स वैल्यू वही पुट करेंगे रखेंगे तो इधर आपकी सम संख्या मिलेगी, यानी कि इवन नंबर। अब इन्हीं को व्यापक हल में डिनोट कर दिया गया है जिसमें आपके सभी शामिल हो जाएं, तो उसी को इन्होंने फॉर्मूला दे दिया, कौन सा बेटा साइन x इक्वल टू साइन y, अगर होगा तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। अब ध्यान दो कैसे, n के स्थान में बेटा क्या रखोगे आप, पहले कोई सम इंटीजर्स रख लेते हैं, अगर हमने 1 रखा तो भाई जब कोई विषम संख्या रखेंगे तो यहाँ निगेटिव मिलेगा, देखो निगेटिव के साथ विषम संख्या, कोई विषम संख्या रखी 1 या 3 तो निगेटिव के साथ निगेटिव, सॉरी विषम संख्या के साथ निगेटिव, अगर कोई सम संख्या रखते हैं 2 या 4 तो उसके साथ y पॉजिटिव है, यानी कि ये आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों? जब 2 रखेंगे इसकी पावर भी 2 आएगी तो प्लस y नहीं हो गया बेटा, n पाई प्लस y, और जब निगेटिव रखा तो ये हो गया। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपका इससे निकल कर आता है जिसको उन्होंने इस प्रकार से डिनोट किया है। अब हम देख लेते हैं बेटा ये फॉर्मूला कहाँ से आया आपका, तो बेटा ये क्लियर हुआ ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया था। अब हम cos x वाला देखते हैं कि ये कहाँ से निकल के आया, cos x इक्वल टू cos y। बेटा अगर अभी भी कोई डाउट है, जब आप इनके क्वेश्चंस करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। cos x इक्वल टू cos y है तो इसमें भी आप क्या करोगे बेटा, cos x y साइड ले आएंगे माइनस cos y इक्वल टू 0। इसमें भी बेटा आपका फॉर्मूला चलेगा कौन सा, cos c माइनस cos d। बेटा जब cos c माइनस cos d होता है तो आपका क्या फॉर्मूला चलता है, निगेटिव के साथ 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, या निगेटिव हटा दो तो d माइनस सी हो जाता है। ठीक है, तो जब ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा आपका,
0। इतना क्लियर हुआ बेटा? अब देखो जीरो किस पे साइन टू जब होता है तो क्या होता है n पाई, यानी कि x प्लस वाई अपॉन टू इक्वल टू n पाई। और बेटा यहाँ पर भी x माइनस वाई अपॉन टू इक्वल टू n पाई। जो हमने साइन हटाया उसकी वैल्यू रखी, x प्लस वाई इक्वल टू 2n पाई, x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई। यहाँ से बेटा x इक्वल टू 2 निकल के आपका आ गया 2n पाई माइनस वाई, और यहाँ से x इक्वल टू निकल के आया 2n पाई प्लस वाई। अब ध्यान दो जो आपका फॉर्मूला बनाया उन लोगों ने, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। देखो बेटा 2n पाई प्लस n माइनस वाई दोनों इसमें रिलेटेड हो गए आपके इस फॉर्मूले में। तो ये कहाँ से निकल आया? यहाँ से निकल कर आया। क्लियर हुआ कि ये आपका कहाँ से आया? कंफर्म। अब देखते हैं ये वाला कैसे आया। ठीक है, अब बेटा तीसरा फॉर्मूला आपका बचा tan x इक्वल टू tan y एंड x इक्वल टू n पाई प्लस y। ये कहाँ से आया? बेटा tan x इक्वल टू tan y दिया है, इसको इस साइड लाएंगे तो tan x माइनस tan y इक्वल टू 0। ये तो आपको मालूम है। ठीक है, क्यों? ये दूसरे साइड लाए, निगेटिव साइन के साथ आ गया। ठीक है बेटा, tan x को आप क्या लिख सकते हो? sin x अपॉन cos x, एंड tan y को बेटा आप लिख सकते हो sin y अपॉन cos y इक्वल टू 0। इसमें बेटा हमने ले लिया एलसीएम, cos x cos y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा sin x एंड cos y माइनस cos x एंड sin y और इक्वल टू 0। इसको बेटा 0 साइड ले जाओगे तो आपका 0 बन जाएगा। बचेगा कितना? sin x cos y माइनस cos x sin y। ये इक्वल हो गया है 0 के। बेटा ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये आपका फॉर्मूला बन रहा है sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, यानी कि sin a माइनस बी यानी sin x माइनस y इक्वल टू 0। और sin 0 में क्या होता है? sin x जब 0 होता है तो x इक्वल टू n पाई, यानी x माइनस y इक्वल टू n पाई। तो बेटा x इक्वल टू कितना आ गया? n पाई प्लस y। तो बेटा यही तो आपका दिया है tan x इक्वल टू tan y में x इक्वल टू n पाई प्लस y। ये तो आपके हो गए जो व्यापक मान में ये वैल्यूज रखेंगे। अब समझ लेते हैं कि व्यापक हल में रखते कैसे हैं। सबसे पहले चलो इसी में देख लेते हैं। अगर आपका tan दिया है, tan x इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है, तो बेटा 1 अगर इसका मुख्य हल और व्यापक हल निकालने को कहा जाता है आपसे, तो बेटा आप क्या करोगे? tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4, यानी कि 1 जो वैल्यू होती है वो 45 डिग्री पे होती है। तो 45 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? 45 डिग्री को आप अगर लिख दो पाई अपॉन 4, पाई की वैल्यू बेटा 180 डिग्री, यानी 180/4 हल करोगे तो बेटा 45 डिग्री ही आएगा। हमने बताया था आपको जो मुख्य मान निकालते हैं, मुख्य हल होते हैं, उसमें 2 वैल्यूज निकलती हैं। एक तो आपकी x इक्वल टू पाई बाई 4 निकल कर आ गई। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम जाते हैं आपके चतुर्थांश में। अब इस चतुर्थांश में हम ये देखते हैं कि tan आपका पॉजिटिव मांग रहा है या निगेटिव? पॉजिटिव वैल्यू। तो tan पॉजिटिव वैल्यू बेटा किसमें आती है? एक तो प्रथम चतुर्थांश में जो वैल्यू आपकी निकल आई पाई अपॉन 4। सेकेंड आपकी जाती है तृतीय चतुर्थांश में tan पॉजिटिव। तो तृतीय चतुर्थांश में क्या आता है? 270 में तो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा। तो वो तो हमें लेना नहीं है, ऐसे लेने हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज ना हो, tan का tan ही रहे, यानी 180 में चेंज नहीं होगा। और इसमें आपका जाता है 180 प्लस थीटा, और 180 को क्या लिखते हैं? पाई लिखते हैं। तो इसकी दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4। tan 180 प्लस थीटा बेटा tan थीटा ही रहता है।
ठीक है, तो 10π/4 ही निकलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 जब एलसीएम ले लेंगे, 4 1 जा 4 + 5 यानी कि 10 5π/4। तो यहाँ से मुख्य हल के जो दो वैल्यूज आपकी निकली वो क्या क्या निकली? x = एक तो निकला π/4 और बेटा दूसरा निकला 5π/4। ये बात हो गई आपकी मुख्य हल की। अब इसी का व्यापक हल निकालना है तो क्या करोगे? कुछ नहीं बेटा करना है। x = व्यापक हल के लिए क्या निकल के आया है? nπ + y। तो nπ और बेटा y के स्थान पर क्या रख देंगे? π/4। जो मुख्य हल की पहली वैल्यूज होती हैं उनको हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू बेटा आ गई? π/4। तो ये आपका हो गया इसका व्यापक हल। क्लियर हो गया? कंफर्म? आगे देखते हैं बेटा। अभी बेटा हमने tan का तो देख लिया कि इस फॉर्मूले में कैसे रखते हैं। ठीक है, बेटा साइन और कॉस का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो भी हमने बताया नहीं था, ध्यान नहीं दिया। देख लेते हैं बेटा साइन के लिए कब कैसे इसमें पुट करते हैं। अगर बेटा आपका साइन x = 1/2 दिया है, ठीक है, सबसे पहले इसका मुख्य हल निकाल लेते हैं और फिर इसको व्यापक हल में पुट कर देते हैं। साइन x = बेटा 1/2 साइन वैल्यू किसमें होती है? साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है। तो बेटा 30 डिग्री को आप π/6 लिख सकते हो। कैसे देख लेते हैं। पाई की वैल्यू 180, 6 3 जा 80। तो इन सब वैल्यूज को आपको पाई में ही कन्वर्ट करके लिखना होगा इसमें। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन π/6 यानी इसकी जगह क्या रखोगे? 1/2 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? π/6। अब इसकी दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम चतुर्थांश पे जाते हैं। पॉजिटिव वैल्यू इसमें होती है साइन और इसमें होता है साइन। ठीक है, तो द्वितीय चतुर्थांश में आपका 180 माइनस आता है और इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो बेटा इसको हम लिख देंगे साइन π - π/6। तभी तो इसमें जाएगा सेकंड चतुर्थांश में। अगर हम यहाँ कर देंगे π + π/6 तो वो तो आपका चेंज हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा? निगेटिव साइन में। अब इसको अगर आप हल करोगे साइन 180 - थीटा साइन थीटा ही रहता है, तो ये आपका साइन π/6 ही मिलेगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें बेटा जब 6 एलसीएम ले लेंगे तो 6 1 जा 6 से 1 पाई चली गई तो बचा साइन 5π/6 यानी कि साइन x = साइन π/6 और साइन x = साइन π/6 और ये 5π/6। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आपके x के दो मान निकल के आए, एक तो π/6, दूसरा बेटा 5π/6। ये तो हो गया आपका मुख्य मान, मुख्य हल। अब जब इसी को व्यापक हल में कन्वर्ट करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? x = व्यापक हल के लिए साइन x = साइन y, साइन x = साइन y इस रूप में दिया है, तो x = nπ + -1n एंड y के स्थान पर बेटा हम वैल्यू लिखते हैं और वैल्यू कौन सी लेते हैं? पहली वैल्यू अभी हमने बताया था, तो π/6। तो ये बेटा हो गया इसका व्यापक हल। ठीक है, tan का हो गया, साइन का हो गया, एक देख लेते हैं cos का। ठीक है, अब बेटा हमने cos x = ले लिया, मान लो 1/2 ले लिया। ठीक है, तो cos x = अब 1/2 cos में वैल्यू जो होती है वो किस पे होती है? 60 डिग्री यानी कि साइन बेटा cos π/3 यानी 180/3 बेटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी है। तो एक तो आ गया cos x की वैल्यू π/3। अब दूसरा भी हल निकालना है क्योंकि मुख्य मान में दो मान होते हैं। ठीक है, तो दूसरा हल करने के लिए चतुर्थांश में देख लो कि cos किसमें पॉजिटिव होता है। क्यों? पॉजिटिव वैल्यू निकालनी बेटा। प्रथम में हो गया, अब किसमें गया? सेकंड में भी निगेटिव, थर्ड में भी निगेटिव एंड फोर्थ में पॉजिटिव। ठीक है, तो फोर्थ में बेटा कौन सा आता है और वो भी देखना होता है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज ना हो। तो 180 एंड 360 दो ऐसी वैल्यूज हैं
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो बेटा इसमें 360 वाला किसमें जाता है, माइनस थीटा में। क्यों, 360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में चला जाता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 360 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई, क्योंकि 2 × 180 यानी कि 360। तो बेटा आप इसको लिख सकते हो cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3। जब इसको बेटा आप सॉल्व करोगे यानी cos 360 माइनस थीटा cos थीटा यानी सेम हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। cos 3 बेटा जब एलसीएम ले लेंगे 3 2 जा 6, 6 से 1 पाई चली गई, 5 पाई अपॉन 3 आ गया cos x। तो बेटा x के आपके दो मान आ गए, मुख्य मान में x = पाई अपॉन 3 एंड x = 5 पाई अपॉन 3। अब जब हम इसको व्यापक हल में लिखेंगे तो इसी फॉर्मूले में तो जाएगा, यानी x = 2n पाई प्लस माइनस और y के स्थान पर बेटा ये रखेंगे यानी पाई अपॉन 3। अब आप सोच रहे होगे अभी तो सारी केवल हमने 3 ही वैल्यू बताई हैं, सेक कॉसेक एंड कॉट कहाँ जाएगा, तो वो कहीं नहीं जाएगा, इसी में ही रहेगा। कैसे, वो भी एक जल्दी से देख लेते हैं बेटा। अगर यहाँ दिया है सेक x = 2, इसी सवाल में देख लेते हैं। अगर सेक x = 2 दिया है, सेक x को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos x कर सकते हो। तो 1/cos x = 2। इसका कितने गुणा करना जानते हो, तो इसको अगर इधर ले जाओगे तो cos x = 1/2 ही तो आएगा। cos का तो मालूम है, cos tan cot, अगर sec cosec और tan cot में होता है तो उन्हें आप कन्वर्ट करोगे cos sin and tan में। तो इसका आपका क्या बन गया, sec x = 2 का बन गया cos x = 1/2 एंड सेम प्रोसेस। क्लियर। तो बेटा आपके अब बचे सवाल। अभी तो मैंने इतनी देर में आपको इस वीडियो में सिर्फ इसको बताया है कि कैसे क्या निकालते हैं, इन मानों को, हलों को कैसे ज्ञात करते हैं। अब जो आपके क्वेश्चन बचे हैं वो बेटा अगले वीडियो में आपको बताएंगे और उसमें बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।